हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका कल 19 फरवरी को, जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका परसों यानी कि 20 फरवरी को आपका इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके 19 और 20 तारीख के पेपर के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है ये बहुत अच्छी हो सके। ठीक है, एग्जाम के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है ये अच्छे से हो जाए। इवन पूरे के पूरे सिलेबस का आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या फिर सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ बच्चों, और पता है आपको ये 50 से लेके 52 मिनट की हमारी ये जो आज की एक वीडियो है ना, इस एक ही वीडियो के अंदर हम ये पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये पूरा का पूरा पेपर यहां पे सॉल्व करके समझाने वाला हूं। ठीक है, तो फटाफट से ना एक बार पेपर का पैटर्न समझो। पेपर में आपके 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए रहेगा आपका रीडिंग का 16 मार्क्स, सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग का 12 मार्क्स, और सेक्शन सी ग्रामेटिकल पार्ट आपका 14 मार्क्स, और सबसे आखिर में आएगा बच्चों लिटरेचर सेक्शन नंबर डी 18 मार्क्स का, है ना। अब देखो एक चीज बड़े ध्यान से देखना, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन नंबर ए यानी कि रीडिंग का, यानी कि इसमें ना जो 2 क्वेश्चन है आपके पैसेज वाले, इनकी आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। फिर सेक्शन नंबर बी डिस्कस करेंगे बच्चों राइटिंग का। इस राइटिंग वाले पार्ट में पैराग्राफ राइटिंग, जो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग होती है ना, कैसे करनी है आपको ये बताएंगे। डायरी एंट्री कैसे करनी है, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ठीक है, और नोटिस राइटिंग, इन सभी को आपको मैं बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा। ठीक है, और फिर आएगा सेक्शन नंबर सी ग्रामेटिकल पार्ट। अब ग्रामर में देखो बच्चों, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, कंजक्शन, एडजेक्टिव्स, एरर करेक्शन, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, सबकी आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। और सबसे आखिर में बच्चों डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर डी लिटरेचर का। और पता है लिटरेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम आपकी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो बच्चों, आपको मैं दिखा देता हूं। सेक्शन ए में हम पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन बी के अंदर हम जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक हैं, ठीक है, राइटिंग के टॉपिक है, इनका अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में समझेंगे। और सेक्शन सी के अंदर ग्रामर की आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। और डी के अंदर तो आपको पता ही है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और सुनो, ये जितने भी वीडियोस और इस सैंपल पेपर में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। पिछले साल भी इस वीडियो से, इस पेपर से कई क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी, तो इस बार भी आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन रिपीट होने के हाईली चांसेस हैं बच्चों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। ठीक है, आपका कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो बच्चों, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी है, और चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बच्चों। इस वीडियो पे हम कम से कम 1.5 के लाइक का एम रखते हैं, 1500। तो फटाफट से जिस बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो जाए, है ना। एक चीज और बच्चों, ये तो अभी आपको मैं पेपर वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूं। अभी ना आपके कल और परसों के पेपर से पहले हम कम से कम 4 से लेकर के 5 आपके लिए लाइव सेशन अटेंड करेंगे। और इन 4 से 5 लाइव में हम न्यू पैटर्न, ठीक है, थोड़ा बहुत 10 से 5% थोड़ा चेंजेस है, उस पैटर्न पर बेस्ड हम आपको सैंपल पेपर यहाँ पे लाइव आके सॉल्यूशन करके समझाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइव सेशन के लिए रेडी हो जाओ। इस वीडियो को देख लो पहले, फिर लाइव सेशन में हम लोग और पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप सारे बच्चों को एडवांस में आपके कल और परसों के पेपर के लिए मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी अभी और करवाएंगे आपकी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। आर यू रेडी? तो चलिए शुरुआत करेंगे।
ओके, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो का जो हमारा सेक्शन ए है रीडिंग का, वो यहाँ से शुरुआत हो चुका है, जो कि आएगा हमारा 16 नंबर का। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। पहले देखिए, हमारा क्वेश्चन 1 है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो बच्चों, पहले पढ़ते हैं, फिर इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे ना हमारे 8 नंबर के, जिसमें 4 करने हैं बेसिकली, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। लिली लव्ड सिंगिंग, लिली को गाना गाना बहुत पसंद है, बट शी वॉज वेरी शाय, लेकिन वो बहुत शर्माती है गाने से। शी नेवर सिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, उसने कभी भी किसी के सामने गाया नहीं। शी टॉट हर वॉइस वॉज नॉट गुड, उसे लगता है कि उसकी आवाज़ जो है ना वो अच्छी नहीं है। एट स्कूल हर टीचर सेड लिली सिंग फॉर द क्लास, लिली फेल्ट स्कैर्ड, उसके टीचर ने कहा क्लास में, लिली आज तुम ना क्लास के लिए एक गाना गाओ। ठीक है, तो वो शर्मा गई, वो डर गई। पहली बात, व्हाट इफ दे लाफ एट मी, ठीक है, क्या होता जब क्या नाम है वो मुझ पर हंसेंगे, वो डर गई अंदर ही अंदर। शी थॉट, उसने ये सोचा। शी वांटेड टू रन अवे, वो चाहती थी कि वहां से क्लास से कहीं चली जाए, बट द टीचर स्माइल्ड एट हर, टीचर ने उसकी तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल की, कहा लिली यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, ये टीचर ने कहा। लिली टुक अ डीप ब्रेथ, लिली ने एक गहरी सांस ली। जब हम डर जाते हैं ना और किसी काम को करने जाते हैं तो पहले हम गहरी सांस लेते हैं। सी क्लोज हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद करी, एंड स्टार्ट सिंकिंग, आंखें बंद करके गहरी सांस लेके उसने गाना गाना शुरू किया। एंड मिरेकल, हर वॉइस वाज स्वीट एंड ब्यूटीफुल, उसकी वॉइस इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी कि सबको पसंद आई। When she finished, the class clapped loudly, और जैसे ही उसने अपना गाना खत्म किया, पूरी क्लास ने तेज तेज से तालियां बजाई। वाओ वाओ, कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा गाना है ना। यू हैव अ वंडरफुल वॉइस, कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी, ये उसके दोस्तों ने कहा। लिली वाज सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। सी फेल्ट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, आज उसे खुशी भी मिली और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, अब मैं लोगों के सामने गा सकती हूँ, मेरी आवाज अच्छी है। फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से शी प्रैक्टिस सिंगिंग एवरी डे, और वो डेली गाने की प्रैक्टिस करने लगी। सी इवन ज्वाइन अ सिंगिंग कंपटीशन, उसने सिंगिंग कंपटीशन तक ज्वाइन करना शुरू कर दिए। किसकी वजह से? सिर्फ अपने टीचर की वजह से, उसने उसको इंक्रेज किया गाना गाने के लिए। सी वॉन फर्स्ट प्राइज, इवन ज्वाइन ही नहीं किया कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज भी जीता। लिली अंडरस्टूड दैट फियर वाज ओनली हर माइंड, और लिली को पता चल गया कि ये जो डर वर है ना वो सिर्फ मेरे दिमाग में है और कुछ नहीं। She learned an important lesson, believe in yourself and you can achieve anything. उसने कहा कि अपने आप पे विश्वास रखो, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये चीज़ है। क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, पूरा पेपर समझना है। What did Lily love to do? तो लिली जो थी उसको क्या करना पसंद आता था बच्चों? तो उसे गाना गाना पसंद रहता था। ठीक है। Why was Lily scared? लिली क्यों डर रही थी बच्चों? क्योंकि उसने सोचा था कि जो मेरे क्लासमेट्स जो टीचर हैं वो मुझ पर हंसेंगे, ये इसीलिए वो डर गई थी, है ना। इसके अलावा हु आस्क लिली टू सिंग, किसने बोला था लिली क्लास के लिए गाना गाओ? तो उसके टीचर ने बोला था बच्चों। ठीक है। हाउ डिड लिली फील आफ्टर सिंगिंग, जब सिंगिंग उसने खत्म की, पूरा अपना गाना खत्म किया और लोगों ने तालियां बजाई, तो फिर उसको कैसा फील हुआ? ही फील हैप्पी, वो खुश थी और अपने अंदर आत्मविश्वास जाग गया था उसके कि अब मैं गाना गा सकती हूँ, मेरी वॉइस अच्छी है। ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी का लेसन क्या है? लेसन है बच्चों कि बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ये इस स्टोरी का लेसन है। ठीक है, ये इसकी सबक है बेसिकली। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका यहाँ पे। चलो सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, काफी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है इसीलिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि अनीता एंड पूजा वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम। मान लीजिए आप और आपकी दोस्त का कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक है, आप और आपकी दोस्त क्या कर रहे हैं? परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अनीता मेड अ टाइम टेबल एंड स्टडीड 4 आवर्स डेली। अनीता ने एक टाइम टेबल बनाया जिसके तहत वो 4 घंटे रोज पढ़ती है। पूजा कीप्ट डिलेइंग हर स्टडीज एंड वॉचिंग टीवी इंस्टेड। आपने किया क्या? आप अनीता हो, आपने टाइम टेबल बना के 4 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दिया। पूजा जो है आपकी दोस्त, वो अभी भी टीवी देख रही है। ठीक है, पढ़ाई को वेस्ट कर रही है ना। आफ्टर 1 मंथ, जब 1 महीना पूरा हुआ, अनीता कंप्लीटेड ऑल सब्जेक्ट। 4 घंटे डेली पढ़ती थी ना, तो उसने 1 महीने में सारा सब्जेक्ट अपना पूरा कर लिया। वाइल पूजा स्ट्रगल टू फिनिश इवन हाफ, और पूजा ने तो आधा भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाया था ऑन एग्जाम डे। और जब एग्जाम आया, अनीता कॉन्फिडेंटली आंसर्ड
ऑल 100 क्वेश्चंस। अनीता के अंदर कॉन्फिडेंट था, उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो वो पूरे 100 क्वेश्चन को उसने आंसर दिए। पूजा लेफ्ट 20 क्वेश्चन ब्लैंक, पूजा को 20 क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी। व्हेन रिजल्ट्स कम, जब रिजल्ट आए तो अनीता ने 90% जो है स्कोर किया और पूजा ने सिर्फ 60%। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों, ठीक है। पूजा फील्ड सैड, ठीक है, पूजा जो थी उसको काफी सैड फील हो रहा था, ठीक है। अनीता सैड इफ यू मैनेज टाइम वेल यू कैन डू बेटर, उसने कहा कि अगर तुम टाइम को सही से मैनेज करती तो तुम आज भी अच्छा कर सकती थी। देन पूजा डिसाइड टू फॉलो अ टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट एग्जाम, उसने कहा कि अब मैं भी अगले एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाऊंगी, ठीक है। सी स्टडी 3 आवर्स डेली, और वो 3 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया उसने। इन द नेक्स्ट टेस्ट पूजा स्कोर 85% और अनीता तो 90% लाई थी, ठीक है। She was happy and realized that proper planning leads to success, हमें सक्सेस के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों, एमसीक्यू आ जाता है कि हाउ मेनी आवर्स डिड अनीता स्टडी डेली, तो कितने घंटे डेली पढ़ना शुरू किया था उसने, 4 घंटे डेली पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड पूजा लीव ब्लैंक इन द एग्जाम, तो कितने खाली क्वेश्चन छोड़ दिए थे पूजा ने बच्चों, 20 क्वेश्चन छोड़े थे पूजा ने, ठीक है। व्हाट वाज अनीताज फाइनल एग्जाम स्कोर, तो अनीता का फाइनल एग्जाम में क्या स्कोर था, 90%, कितना, 90%। उसके बाद हाउ डिड पूजा इंप्रूव द नेक्स्ट टेस्ट, तो पूजा ने अपना जो अगला टेस्ट था वो कैसे इंप्रूव किया था बच्चों, शी स्टडीड 3 आवर्स डेली, उसने 3-3 घंटे डेली पढ़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। व्हाट इज द लेसन ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का लेसन क्या है, लेसन है बच्चों प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू सक्सेस, ठीक है। अगर सक्सेस करना है तो हमें प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी बच्चों, तब सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कोई हलवा नहीं है कि कोई भी हाथ में आपको दोने में दे देगा, सक्सेस मेहनत मांगती है, सक्सेस फेलियर्स मांगती है, ये चीज याद रखना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया बच्चों। इसी तरीके से मैंने आपको पेपर जो 1 है, ठीक है, एक बार आपको दिखा दूं, जो हमारा सबसे पहला पेपर था इसमें भी आपको इसी तरीके से करवा रखा है। इसमें मैंने 2 दोस्तों की कहानी दिखा रखी थी, रवि और मोहन, जो कि वेजिटेबल फार्मर्स थे एक सन्नी विलेज में, कोई कैसे ऑर्गेनिक खेती करता है, ठीक है, कोई केमिकल के हिसाब से खेती करता है, इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है ना बच्चों। तो ऐसा करता हूँ कि आपने उसको देखा होगा। चलो शुरुआत करेंगे बच्चों, सेक्शन नंबर बी है राइटिंग का, 12 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो क्वेश्चन देखेंगे तो थर्ड में कहा गया आंसर एनी1 ए एंड बी एंड 6 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टडी द पाई चार्ट द प्रेजेंट फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, द चार्ट शो द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो फेवरेट सब्जेक्ट में देखेंगे, एक तो क्रिकेट है 35%, फुटबॉल है, यहाँ पे ये हो जाएगा फेवरेट स्पोर्ट है, एक तो क्रिकेट 35% का, 25% फुटबॉल का, बैडमिंटन देखेंगे तो 15% है, स्विमिंग 10% है, और बाकी छोटे मोटे स्पोर्ट्स कितने हैं, ये है आपके 15%, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ, इस पाई चार्ट को देखते हुए हमें एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग करनी है। क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है, और इसी पैराग्राफ राइटिंग में हमें ये सभी चीज़ों को कवर करना है जो भी यहाँ पे स्कोर वगैरह दिए गए हैं, और साथ ही ये भी बताना है कि यहाँ पे एबिलिटी बतानी है कि फैसिलिटीज़, पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ क्या हैं, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एक आदि इसके बारे में, ठीक है। तो चलो पैराग्राफ लिखेंगे बच्चों। देखो पैराग्राफ मैंने बहुत ही इजीली यहाँ पे लिख दिया है, जिसे आप इजीली पढ़ भी सकते हो। क्या है पैराग्राफ, द पाई चार्ट शो द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पाई चार्ट में 8वीं क्लास के जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं इसके बारे में बताया गया है। क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस, क्रिकेट सबकी मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, विद 35%, जो कि 35% बच्चों की है, ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टिंग इट, ठीक है, ज़्यादातर क्रिकेट सिलेक्ट करते हैं 35%। फुटबॉल कम्स नेक्स्ट, फिर दूसरे पे फुटबॉल आती है जो कि बच्चे प्रेफर करते हैं कितने, 25%। फिर सेकंड आता है बैडमिंटन, और बाकी के जो अदर जो हैं सब्जेक्ट, जो अदर स्पोर्ट्स हैं वो इक्वल है बेसिकली, ठीक है, 15%। स्विमिंग इज द लीस्ट चूजन स्पोर्ट इन 10%, ठीक है, उसको 10% ही पसंद करते हैं। अब देखो, द डाटा सजेस्ट दैट आउटडोर टीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल आर मोस्ट पॉपुलर दैट इंडिविजुअल स्पोर्ट, जैसे स्विमिंग हो गए, बैडमिंटन हो गए, कम पॉपुलर है, जबकि क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज एंड इन्फ्लुएंसेस
ऑफ फेमस प्लेयर्स में इम्पैक्ट दिस चॉइस। ठीक है, इन खेलों में जैसे क्रिकेट है, जैसे फुटबॉल है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे फेमस प्लेयर्स जो होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्रिटी जो होते हैं वो इसको फेमस करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से चॉइस बनती है ये। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हाईलाइट्स स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर एक्टिव एंड इंगेजिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इसके बारे में ये हो जाएगा बच्चों, तो ऐसे करके आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। चलो अब देखेंगे बच्चों इसका अगला पार्ट जो कि रहेगा हमारा, यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये रहा 10वां, मतलब इसका दूसरा वाला है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ एनिमल्स आर आवर फ्रेंड। हमें किस पे पैराग्राफ लिखना है बच्चों? जो एनिमल्स हैं वो हमारे दोस्त होते हैं, इसके बारे में, जिसमें आप वैल्यू पॉइंट्स लिख सकते हैं। एनिमल्स जो है वो हेल्प करते हैं ह्यूमंस की, एंड जो पेट्स हैं वो कंपनसेशनशिप प्रोवाइड करते हैं, और डॉग्स गार्ड एंड होम्स भी होम्स के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे ये चीज़ आपको यूज़ करनी है। तो चलो लिखेंगे बच्चों पैराग्राफ, और पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है एनिमल्स आर आवर फ्रेंड। तो लिखेंगे बच्चों, देखो, एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस इन मैनी वेज। जो जानवर होते हैं ना, गुड जानवर, गुड एनिमल्स, वो एक व्यक्ति की बहुत तरीके से मदद करते हैं। जैसे कि डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स गार्ड फॉर होम्स, डॉग जो है वो घर की रक्षा करते हैं। एंड कैट्स कीप माइस अवे, जो बिल्ली होती है वह चूहों को दूर रखती है। काउस गिव अस मिल्क, जो काउ होती है वो हमें दूध देती है। शीप प्रोवाइड वूल, जो भेड़ होती है वो हमें ऊन प्रोवाइड करवाती है। सम एनिमल्स हेल्प फार्मर्स इन प्लोइंग फील्ड्स, यानी कि कुछ एनिमल्स हैं जो कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी खेती में, जैसे बैल वगैरह हो गए, है ना। हॉर्सेस एंड कैमल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। हॉर्सेस जो हैं, कैमल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। बर्ड्स मेक नेचर ब्यूटीफुल एंड विद देयर सॉन्ग्स। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने नॉइज़ के माध्यम से, जैसे कोयल वगैरह हो गई और भी चिड़ियाँ होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे गाने गाती हैं। मैनी एनिमल्स ऑल्सो वर्क विद पुलिस एंड रेस्क्यू टीम। जैसे पुलिस के जो डॉग्स नहीं होते हैं वो कुछ भी सूंघ के पहचान लेते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स जो है ना वो पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ में काम करते हैं। दे हेल्प फाइंड मिसिंग पीपल एंड सेव लाइव्स। वो मिसिंग पीपल को फाइंड करते हैं, उनको लाइव को सेव करते हैं। एनिमल्स फील इमोशंस एंड अंडरस्टैंड लव। एनिमल्स जो होते हैं वो इमोशंस को फील्स करते हैं और उनको समझते हैं, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स हेल्प मेंटेन नेचर्स बैलेंस, वी शुड नॉट हार्म देम, ठीक है। जब एनिमल्स नेचर का बैलेंस करें तो हमें उन्हें जो है दिक्कत नहीं पहुंचानी चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट देम एंड बी काइंड टू ऑल एनिमल्स। हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें उनके प्रति दयालु रहना चाहिए, ठीक है। अ वर्ल्ड विदाउट एनिमल्स वुड बी लोनली एंड सैड। अगर जानवर इस दुनिया से चले जाएंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे, बिना जानवर की दुनिया अकेली और दुखी हो जाएगी। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स एंड दे डिजर्व आवर लव एंड केयर। एनिमल्स हमारे दोस्त हैं और ये भी डिजर्व करते हैं लव एंड केयर को, ठीक है। ऐसे लिखेंगे बच्चों। तो एनिमल्स आवर फ्रेंड्स ऐसे हो गया बच्चों। पेपर में ना एक और आएगा आपका, ठीक है, एक और आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पैराग्राफ ये रहेगा टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। किसके मामले में? टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स के ऊपर आएगा बच्चों, ठीक है। तो देख लेंगे टेकिंग केयर कैसे करेंगे एनिमल्स की। तो ये पूरा पैराग्राफ है बच्चों, मैंने समझा दिया पहले तो, ठीक है, पेपर 1 में। आप चाहें तो उसे पढ़ लो बच्चों, ठीक है, पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। वैसे तो मैंने आपको समझा रखा है, ओके। चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया गया बच्चों कि अटेम्प्ट एनीवन ए एंड बी। देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 में ना जो पहला वाला है ये रहेगा आपका डायरी एंट्री, ठीक है, डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री के ना 2 टॉपिक हैं जो आपके आज के पेपर में आएंगे। कौन कौन से? एक तो आपकी जो पोयम है द लास्ट बार्गेन, ठीक है, जो आपकी पोयम है उसके ऊपर एक डायरी एंट्री आ जाएगी द लास्ट बार्गेन। या फिर दूसरा टॉपिक जो है वो है आपका कि आप अपने किसी ओल्ड स्कूल फ्रेंड से मिले, ठीक है, ओल्ड स्कूल फ्रेंड से आप मिले हैं, ठीक है, तो आप उसके बारे में डायरी एंट्री लिखिए, आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या क्या आपने किया। 2 हैं, तो अभी आपको मैं ओल्ड स्कूल वाला बता रहा हूँ, फिर इसी के बाद आपको पोयम वाला भी बता दूंगा, तो दोनों आपके जो है इजीली पता चल जाएंगे। तो लिखा क्या है? यू आर समीर और समीरा, यू अटेंड अ स्कूल इवेंट वेयर यू अनएक्सपेक्टेडली मीट एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल। आप जो है ना एक स्कूल के इवेंट में गए, ठीक है, कहीं पे भी आप मिले तो आपने अचानक से अपने पिछले स्कूल के दोस्त को देखा, प्रीवियस ईयर के स्कूल को दोस्त को देखा। इट हैड बीन सीवियल ईयर्स सिंस यू लास्ट स्पोक। तकरीबन 2-4 साल हो चुके हैं जब आप इससे मिले भी नहीं थे, बहुत साल हो गए।
यू बोथ शेयर्ड स्टोरीज अबाउट योर न्यू एक्सपीरियंस। अब आप आपस में बैठे मिले हैं तो नई नई स्टोरीज, नए नए व्यूज आपस में एक दूसरे से शेयर किए हैं। तो अब आपको डायरी एंट्री क्या करनी है कि अपनी फीलिंग्स को बताइए, अपनी कन्वर्सेशन को बताइए और उस मीटिंग का क्या इंपैक्ट हुआ तुम्हारे ऊपर वो बताओ। ठीक है, तो चलो बताते हैं आपको। डायरी एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड ये बताना है। क्या? मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले लिखेंगे डेट, डायरी एंट्री लिखते हैं तो डेट लिखते हैं ना, कब हम लिखते हैं डायरी को, तो 18 फरवरी 2025 और डियर डायरी, टुडे वाज एन अनफॉरगेटेबल डे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था जिसे मैं भुला नहीं सकता हूं। क्यों नहीं भुला सकते भाई आज का दिन? क्योंकि आई अटेंडेड अ स्कूल इवेंट एंड टू माई सरप्राइज आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड माई प्रीवियस स्कूल। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत ही अनफॉरगेटेबल था। ठीक है, एक क्या नाम है, अविस्मरणीय। मैं स्कूल के कार्यक्रम में गया था, अटेंड किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे मेरा वहाँ पे पिछला जो स्कूल था उसका दोस्त मिला। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज व्हेन आई सो देम आफ्टर सो मैनी ईयर्स। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पिछले स्कूल का दोस्त मुझे आज बड़े सालों बाद मिला। वी बोथ वर एक्साइटेड एंड हग्ड ईच अदर हैप्पीली। हम बहुत ही एक्साइटेड हुए, हमने एक दूसरे को गले लगाया। ठीक है, जब दोस्त कई सालों बाद मिलते हैं ना तो गले लगाते हैं एक दूसरे को। ठीक है, वी फाउंड अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड टॉक। फिर हम एक शांति वाली जगह पे गए, वहां बैठे और हमने बातें की। वी शेयर्ड मेमोरीज ऑफ आवर स्कूल डेज। हमने क्या किया? हमने अपने स्कूल डेज की मेमोरीज को शेयर किया। हमने अपने फेवरेट टीचर के बारे में डिस्कशन किया और हम जो भी हमने मजे किए थे उसके बारे में डिस्कशन किया और थोड़े बहुत मजे अभी भी किए। वी लाफ्ड अबाउट द सिली थिंग्स वी डिड एंड द मिसचीफ्स वी क्रिएट इन क्लास। हम जो थे, हम सिली थिंग्स के पीछे जो ऐसे होते हैं ना कि क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, हाँ, जो मूर्खतापूर्ण हरकतें होती हैं, कक्षा में जो शरारतें की थी उसके ऊपर हम हंसे। ठीक है, माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट देयर न्यू स्कूल। मेरे दोस्त ने मुझे अपने नए स्कूल के बारे में बताया। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस टू। मैंने भी अपने स्कूल के बारे में बताया। इट फेल्ट एज इफ नो टाइम हैड पास्ट। इस जिससे यह लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कुछ गुजरा ही ना हो अभी तक, है ना। आगे, बिफोर लिविंग, और जाने से पहले, वी एक्सचेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड प्रॉमिस टू बी मीट अगेन सून। ठीक है, हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी चेंज की, मतलब वो होता है ना कि एक्सचेंज की, और हमने वादा किया कि हम दूसरे से फिर मिल लेंगे। ठीक है, दिस मीटिंग रिमाइंड मी हाउ प्रीशियस ट्रू फ्रेंडशिप इज। और इससे मुझे ये पता चला कि कैसे एक जो फ्रेंडशिप है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई होप नेवर वी लूज टच अगैन। अब हम कभी भी बिछड़ेंगे नहीं, हम टच में ही रहेंगे, समीर और समीरा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया डायरी एंट्री, जो कि आपको अपने दोस्त के मिलने पे लिखनी है। एक दूसरी डायरी एंट्री बच्चों पेपर में आएगी, जो आपकी पोयम है द लास्ट बार्गेन, ये वाली। इसके मामले में आपको क्या करना होगा, एक डायरी एंट्री लिखनी है कि ये डायरी एंट्री आपके टीचर ने आपको पढ़ाई है ये पोयम, तो इस पोयम में आपको क्या लेसन मिला पढ़ने को वो बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों देखो कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे इस तरीके से, डियर डायरी, डेट डाल देंगे, ये टॉपिक डाल देंगे अपना, मैसेज फ्रॉम द पोयम द लास्ट बार्गेन। तो लिखेंगे, टुडे इन क्लास वी रीड द पोयम द लास्ट बार्गेन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आज हमने क्लास में एक ऐसी पोयम पढ़ी जिसके कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। पोयम का नाम था द लास्ट बार्गेन। इट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। इसने मेरे ऊपर बहुत गहरा असर छोड़ा। क्या? द लास्ट बार्गेन पोयम टीच्स दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड फ्रीडम कैन नॉट बी ब्राउट विद पावर, मनी एंड ब्यूटी। एक जो सच्ची खुशी है, जो स्वतंत्रता है, वो ना पैसे से, ना पावर से, ना सुंदरता, किसी से नहीं खरीदी जा सकती है। द मैन इन द पोयम रिजेक्ट्स ऑफर फ्रॉम द किंग। ठीक है, इस कविता में एक जो पोएट है ना, उसको राजा ने ऑफर दिया, ठीक है, पावर के लिए। एक रिच मैन ने ऑफर दिया गोल्ड के लिए। एक ब्यूटीफुल जो वुमेन थी उसने भी इसको ऑफर दिया, लेकिन वो बार्गेन नहीं किया उसने। एट द एंड ही एक्सेप्ट द कंपनी ऑफ अ चाइल्ड हु रेफर्स नथिंग, ऑफर्स नथिंग बट जॉय एंड इनोसेंस। उसने उसे कुछ नहीं दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना कि खुशी, इनोसेंस और फ्रीडम, वो मिली कवि को। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। दिस मेड मी रियलाइज, इससे मुझे ये पता चल गया कि जो फ्रीडम है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडम जो है वो हमें प्यार से, सिंप्लिसिटी से और इनर पीस से मिलती है, और फ्रीडम हमें लव, सिंप्लिसिटी और इनर पीस भी देता है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, वैसे भी आपको मैंने बता रखी है पहले ही। ओके, चलो अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन के आखिरी
अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइन राइट ए स्टोरी, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी ऑल्सो। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको ना एक ये लाइंस दी गई हैं। लाइंस क्या है? अ मर्चेंट्स डंकी कैरीज साल्ट डेली। ठीक है, तो क्या बताया गया बच्चों यहाँ पे कि एक व्यापारी का गधा रोज क्या नाम है नमक ढोता था। वन डे इट फॉल्स इनटू रिवर एंड द साल्ट डिसॉल्व्स। एक दिन वो नदी में गिर गया और पूरा पानी नदी में बह गया। द डंकी फील्स लाइटर, उसे हल्का लगा। तो वो आपने कहानी सुनी है ना कि वो जो गधा होता है वो क्या नाम नमक लेके जाता है, पार कर रहा होता है, तो एक बार गिर जाता है तो पूरा नमक धुल गया। अब वो ऐसे ही करता रहता है, कहता रहता। तो एक दिन उसके व्यापारी ने सोचा ये ज़्यादा चालाकी कर रहा है, रुक बेटा तुझे मैं बताता हूँ। अगले दिन गधे पे उसने रुई ढान दी। ठीक है, रुई लाद दी उसके बोरे पे। ठीक है, और वजन भी बहुत ज़्यादा कम था। अब जैसे ही गधा गया नदी में वो डूब गया और चला गया। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब मैं इससे कुछ लेसन भी सीखने को मिलता है, वो भी बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक क्या है बच्चों? टॉपिक है द फूलिश डंकी, और इसका मोरल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो द फूलिश डंकी। अ मर्चेंट डंकी कैरिड बैग्स ऑफ साल्ट एवरी डे। एक जो मूर्ख गधा है वो क्या करता है, वो जो है एक व्यापारी का गधा है और हर दिन नमक की बोरियों को ढोता है। वन डे इट इज स्लिप्ड इनटू अ रिवर एंड द साल्ट डिसॉल्व। एक दिन वो क्या किया, वो गलती से ना रिवर में गिर गया। अब उसका सारा पानी रिवर में पानी की वजह से धुल गया। द डंकी फेल्ट लाइट एंड हैप्पी। डंकी को लगा यार पानी में गिरने से तो मैं लाइट हो गया, यानी कि मेरा वजन कम हो गया, अब तो मैं खुश हूँ। इट रिपीटेड द ट्रिक डेली टू अवॉइड हैवी लीड्स। अब वो इसको ना रोज करने लगा। तो भाई उस व्यापारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। द मर्चेंट अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड रिप्लेस्ड साल्ट विद कॉटन। मालिक को ये पता चल गया ये गधा मेरे को मालिक को गधा बना रहा है, रुक बेटा तुझे मैं बताऊंगा। अगले दिन नमक की जगह कॉटन को लाद दिया। When the donkey fell again, the cotton absorbed water and become very hardly। ठीक है, अब जैसे ही वो कूदा या नदी में गिरा, अब क्या हुआ, अब जो रुई थी उसने पानी सूखना शुरू कर दिया, अब वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया। द डंकी नाउ हैड टू कैरी एन इवन हैवियर लोड। इट रियलाइज्ड इट्स फूलिशनेस एंड नेवर ट्राइड द ट्रिक अगेन। ठीक है, और इससे उसे पता चल गया कि मैंने जो चालाकी दिखाई मेरे मालिक को पता चल गई, अब मैं कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, फुलिशनेस एंड लेजीनेस लीड टू ट्रेवल। यानी कि हमारी मूर्खता, हमारा आलसपन हमें ट्रबल में डाल सकता है। किसमें? ट्रबल में डाल सकता है बच्चों, यानी कि समस्या में डाल सकता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे और मैंने आपको ईजिली यहाँ पे समझा दिया है। ओके, इसके अलावा मैंने एक और स्टोरी आपको बताई हुई है, जैसे कि ये स्टोरी है बच्चों द हॉनेस्ट वुड कटर के ऊपर। ठीक है, जो वुड कटर है उसके ऊपर ये स्टोरी है, तो आप इसे देख सकते हैं बच्चों। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं। ओके, चलो ये वाला हो गया आपका यहाँ पे। तो बच्चों आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सेक्शन नंबर सी से। ठीक है, जो कि इस पेपर का हमारा तीसरा सेक्शन है, सेक्शन सी ग्रामर का। 14 मार्क्स का ये आने वाला है, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा बच्चों। ग्रामर का उपयोग कैसे करना है ये भी आपको मैं इसी सेशन में बताऊंगा, बस आप मुझे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 5वें क्वेश्चन है, जो ब्लैंक्स हैं आपको इसे एक सही आर्टिकल के साथ में फिल करना है। आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए, एन, द और ये एक्स, यानी कि नो आर्टिकल। तो बच्चों देखो मैं आपको कुछ आर्टिकल की ट्रिक बताता हूं। जैसे कि जो एन है इसका उपयोग आप कब करोगे? जब आपके जो वर्ड है उसके शुरुआत में ए, ई, आई, ओ, यू ये आएगा, या तो ये वर्ड लिखा हुआ हो, ठीक है, शुरुआत में, या फिर इसकी साउंड निकलती हो। जैसे कि देखेंगे ये ए लिखा हुआ है एक्वेरियम, तो इससे पहले हम एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे दा है, दा का उपयोग हम तब करेंगे बच्चों जब हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज हो, है ना, तब हम करेंगे। जैसे कि जू है बच्चों, तो जू क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु है, तो उसके लिए हम ए को उपयोग करेंगे। तो चलो अब इसे इसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों कि माई फादर टुक मी टू जू लास्ट वीकेंड। तो मेरे पिताजी मुझे चिड़ियाघर लेके गए थे लास्ट वीकेंड पे। तो यहाँ पे जू क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे दा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का जो है ये दा आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके भी समझा देता हूँ। देखो, जू इज अ स्पेसिफिक प्लेस बीइंग विजिटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे जाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दा आएगा इससे पहले। ठीक है, दूसरा पॉइंट बच्चों, वी शो एलिफेंट अ टाइगर एंड मैनी मंकीज। हमने वहां पे टाइगर देखे, बहुत सारे मंकीज देखे। तो वी शो
एलिफेंट यानी कि हाथी देखे। अब हाथी क्या देखा, एक देखा हाथी, है ना, तो हाथी क्या है, एक सिंगुलर है, तो इसीलिए क्या होगा, एलिफेंट्स स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड ई, सो वी कैन यूज एन। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन यूज करेंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू इससे पहले क्या लगता है, एन लगता है, तो इसके लिए सी हो जाएगा आपका। आगे, आई वॉज एक्साइटेड टू सी आउल सिटिंग ऑन अ ट्री, मैं उल्लू को पेड़ पे देखने के लिए एक्साइटेड था। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो आउल है इससे पहले क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ए आई ओ यू यानी कि एन आ जाएगा। तो फिर से वही बात आ जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ये सी का हमारा एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आउल स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड, इट इज ओ, दैट्स व्हाई वी यूज यहाँ पे एन। ओके, अगला देख लेंगे बच्चों कि वी ऑल्सो विजिटेड, हम इसके साथ और भी कहेंगे, कहाँ पे, एक्वेरियम दैट हैड कलरफुल फिश, हम एक्वेरियम देखने गए जहाँ पे बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ थी। तो यहाँ पे फिर से ए आ रहा है, यानी कि फिर से एन का उपयोग करेंगे, है ना, तो किसका उपयोग करेंगे, फिर से एन का उपयोग करेंगे। तो देख लेंगे बच्चों, ये रहा एन, और पांचवें में भी एन का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के आखिर में, वी हैड एन अमेजिंग टाइम एंड क्लिक्ड मैनी पिक्चर्स। अब ये एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे साउंड ए का है, वर्ड ए है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, तो हमने देखो बच्चों आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको ए का उपयोग कब करना है, एन का उपयोग करना है, और दा का उपयोग कब करना है। ठीक है, आप समझ गए बच्चों। चलो दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो ये आपको फिलिंग ब्लैंक्स दिए जा रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, मॉडल वर्ब के हिसाब से इसमें लगानी है, जो हमारे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स, उसके हिसाब से आपको सही का चूज करना है। ठीक है, कोई 4 करने, 4 नंबर का है। जैसे कि पहला है, यू मस्ट और शुड थिंक इनफ वाटर टू स्टे हेल्दी, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि हमें ना अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो यहाँ पे मस्ट या शुड आएगा, क्या आएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे ना शुड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि शुड यूज्ड टू गिव एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किसी को ना एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है ना, हेल्दी रहना है अपने आप को, तो तुम्हें थोड़ा ना इनफ वाटर, थोड़ा सा पानी ढंग से ज़्यादा पीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, शुड आएगा, जहाँ पे आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से। अगला, मे और कैन आई बोरो योर नोटबुक फॉर अ डे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उधार मांग रहे हैं, लेकिन उधार कैसे मांग रहे हैं, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही प्यार से मांग रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज प्यार से मांगी जाए उसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, देखो मे इज यूज पोलाइटली रिक्वेस्ट परमिशन टू बोरो समथिंग। तो मे क्या है, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है कि मैं तुम्हारी नोटबुक ले जाऊं एक दिन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, मे कैन आई बोरो योर नोटबुक, इस तरीके से। इसके अलावा, इट्स वेरी लेट वी शुड और वी मस्ट लीव नाउ, बहुत रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे मस्ट आएगा, क्योंकि मस्ट जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी या फिर अर्जेंसी के लिए बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि बहुत रात हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए, तो घर जाना क्या है, नेसेसिटी है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है घर जाना, तो इसीलिए मस्ट उपयोग होगा यहाँ पे। इसके अलावा, When I was a child, जब मैं एक बच्चा था, I could और I would swim for us, जब मैं बच्चा था ना तो मैं कई घंटे स्विमिंग कर लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे could आएगा, क्योंकि could जो है ना वो डिस्क्राइब करता है पास्ट एबिलिटी को, could पास्ट की एबिलिटी को डिस्क्राइब करता है बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखो। उसके बाद ई दिया हुआ है, he may might come to the party but he not sure yet। ठीक है, हो सकता है कि वो पार्टी में आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में श्योर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। ठीक है, हियर यूज्ड पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी जहां होती है वहां पे माइट का उपयोग करते हैं बच्चों, किसका, माइट का उपयोग करते हैं। ओके, अब देखेंगे बच्चों अपना 7वां प्रश्न। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन, इनटू, अमोंग, बिटवीन, टू, टुवार्ड्स, बाय, विच, फॉर, फ्रॉम, बियॉन्ड, इस तरीके से। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे भरना है। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द पार्क, तो चिल्ड्रन कहाँ खेल रहे हैं, पार्क के अंदर खेल रहे हैं। तो जब पार्क में खेल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन का उपयोग होगा। ठीक है, प्लेइंग इन द पार्क, क्यों, क्योंकि इन जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन को, इसीलिए। सेकंड, ही पुट हिज बुक्स
हिज बैग बिफोर लिविंग, तो उसने बुक्स जो थी वो कहाँ रखी थी, अपने मतलब उसने जाने से पहले किताबें रख ली थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इनटू आएगा, ठीक है। ही पुट हिज बुक्स इनटू हिज बैग, उसने स्कूल जाने से पहले अपनी किताबें रख ली थी, किसके अंदर, बुक के उसके अंदर, बैग के अंदर, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पे इनटू यूज होगा। फिर देयर इज अ ब्रिज द टू टाउन्स, यानी कि यहाँ पे ना दो टाउन्स की बात हो रही है। तो जब भी किन्हीं दो चीज़ों की बात हो, इसके बीच की जब बात हो ना, तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बिटवीन। जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच की बात हो, तो एक दो टाउन है, एक टाउन ये ए टाउन है, ये बी टाउन है, इनके बीच की बात हो रही है कि इनके बीच में एक ब्रिज है ना, तो क्या होगा इनटू आएगा यहाँ पे, सॉरी बिटवीन आएगा यहाँ पे। ये देखो ना, ये रहा बिटवीन। शी इज फॉन्ड पेंटिंग एंड स्केचिंग, ठीक है, उसे जो है क्या नाम है, पेंटिंग करना और स्केचिंग करने का शौक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ। क्यों, क्योंकि ऑफ जो है वो यूज करता है किसी प्रेफरेंस को, तो यहाँ पे हम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग कहेंगे, ओके। सी इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग एंड स्केचिंग, उसको अच्छा लगता था पेंटिंग और स्केचिंग करना, ओके। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। चलो अगला वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैसेज दिया गया जो कि एडिटेड नहीं है। अब हमें इस लाइन में देखना है कौन सा एडिट है कौन सा नहीं है, तो इसमें से इनकरेक्ट वर्ड को निकालना है और करेक्ट वर्ड को डालना है। तो जैसे कि बच्चों पहला वाला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, माई मदर कुक डिलीशियस फूड फॉर अस यस्टरडे, ठीक है, यानी कि मेरी मम्मी ने कल मेरे लिए, हम सब के लिए खाना बनाया था। तो बच्चों जब बात पास्ट की होगी, याद रखना, जब बात पास्ट की होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो कुक है, कुक ये क्रिया है, क्या 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 काम किया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, कुकिंग की जा रही है। तो कुक की जगह क्या आ जाएगा, कुक की जगह आ जाएगा कुक्ड, थर्ड फॉर्म। वी ईट्स डिनर टुगेदर एवरी नाइट, हम डेली खाना खाते हैं एक साथ मिलके। तो यहाँ पे जो है इसमें खाना खाते हैं, तो ये क्या है, एक टेंस है, तो इसमें क्या होगा, ईट्स की जगह ईट एट ईटन, तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की वो आएगी, एट आ जाएगा, ठीक है। कुछ मामलों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कुछ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सेंटेंस में डिपेंड करता है, ठीक है। माई मदर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, मेरी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उससे अच्छे नंबर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई मदर वाज वेरी हैप्पी, उससे अच्छे नंबर मिले। तो यहाँ पे वाज जो है ना, वाज ये थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि आप कहोगे सर जी पास्ट का ये था अभी, तो है ना, आप कहोगे पास्ट का था, लेकिन यहाँ पे जब लास्ट दिन खाना बनाया सबको अच्छा लगा, तो अब प्रेजेंट में बात की जा रही है कि मम्मी को अच्छे नंबर मिले, तो प्रेजेंट में बात की जा रही है, तो वाज की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर डिनर वी वॉचिंग अ मूवी टुगेदर, हम जो है डिनर के बाद में क्या करते हैं, मूवी वॉच करते हैं। तो हमने क्या किया, वॉचिंग की जगह वॉच्ड आ जाएगा, और एक आपका ये है कि देयर मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन टू टच, यहाँ पे आपका वर्ड की जगह वाज आ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पे कौन सा क्यों आएगा, तो कुक की जगह कुकड क्यों आएगा, ईट्स की जगह ईट आएगा, वाज की जगह ये आएगा, और इस तरीके से ये आएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये देखो पार्ट 2 हमारा ये शुरू हो चुका है ना, ये चीज़ें बच्चों। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको और भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आप चाहें तो पढ़ लेना इसको। ये रहा देखो आर्टिकल के बारे में, ये आपके क्वेश्चंस है, आप इसे पढ़ सकते हैं इजीली। मैंने आपको समझाए हैं सारे के सारे अच्छे से, कैसे करना है, आंसर क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, सब बढ़िया तरीके से आपको मैंने बताई हुई है, ठीक है। मॉडल वर्ब के बारे में देखो बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ बता रखा है, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से, है ना, याद है ना आपको मैंने पढ़ाया था, हाँ याद है। चलो बच्चों अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने नए वाले पेपर की, ये रहा। अब हम शुरुआत करेंगे अपने नए पेपर के, तीसरे पेपर के, इस सेक्शन डी को, जो कि लिटरेचर का रहेगा 18 मार्क्स का। अब आप सभी बच्चे जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनेंगे, इस बात की संभावना है बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल एंड तक अब इसको देखें, अच्छे से समझें जो आपसे मैं कहने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओके तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये आपके किसी भी एक चैप्टर से आपको इस तरीके का एक पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। और इस पैसेज से संबंधित आपसे एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको इन्हीं 2 के आंसर करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो है ना आपकी वो पोयम है, जोडी वाली पोयम, उससे लिया गया है, ठीक है।
तो चलो इसको हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, क्या लिखा हुआ है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन वरांडा ऑफ योर बंगलो। एक शाम मैंने आपके बंगले में, बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, तुमने तो मुझे बताया था तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं और तुम्हारी वाइफ जो है 10 साल पहले ही चल बसी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, ठीक है, तुम्हारा जो भाई है वो भी एक तरीके से पागल होके चला गया था इस दुनिया से। विच इज वाई यू डोंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, शायद इसी वजह से आप रांची के मानसिक अस्पताल में जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंड टू जोडीज फादर, तो जोडी के पिता के साथ में क्या हुआ था, जोडी के पिता के साथ में। तो जोडीज पिता, जोडीज फादर पेनी वाज बिटन बाय रेटल सेक, ठीक है, यानी कि उन्हें एक रेटल स्नेक ने काटा था। टू सेव हिम जोडी एक्टेड क्विकली एंड यूज्ड अ होम रेमेडी टू ड्रॉ आउट द पॉइजन शोइंग इस प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे उसके पिता को काटा, जोडी के पिता को, पेनी को, तो वो था ना रेटल स्नेक नाम का, तो उसे बचाने के लिए जोडी ने तुरंत काम किया। क्या काम किया, सूझबूझ दिखाते हुए घरेलू उपाय का इस्तेमाल किया जहर को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ था। अगला, हाउ डिड डू सेव पेनीज लाइफ, ठीक है, जो पेनी थी उसने हिरणी की जान कैसे बचाई, तो कैसे बचाई। When Penny was bitten by rattlesnake, Jody killed a doe and used its liver and heart to draw out the poison, ठीक है। उसने क्या किया, जोडी ने हिरण को मार डाला, ठीक है, और उसका जिगर और दिल का इस्तेमाल करके जहर को बाहर निकाला। दिस ट्रेडिशनल रेमेडी हेल्प्ड सेव पेनीज लाइफ विद इट ऑल्सो लेफ्ट द डज फार्म ऑफेंड, ठीक है। इससे हालांकि जान तो बच गई, लेकिन जो मादा हिरण थी वो अनाथ हो गई क्योंकि उसके बच्चे को मार दिया था जोडी ने, इसीलिए। तीसरा, वाई डिड जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम, वो जो थे उसको, हिरण को क्यों घर पे ले जाना चाहती थी, मतलब ले जाना चाहती थी। तो इसीलिए जोडी फेल्ट गिल्टी बिकॉज द फॉन्स मदर हैड बीन किल्ड, यानी कि जोडी जो थी वो बहुत ज़्यादा गिल्टी थी क्योंकि उसने, जो हिरण है उसकी मदर को मार दिया था। टू सेव हिज फादर, अपने पिता को बचाने के लिए। ही वांटेड टू केयर फॉर फॉन एंड रिटर्न द ऑब्लिगेशन, ठीक है, वो उसकी बेसिकली केयर करना चाहती थी, उसको बड़ा करना चाहती थी ताकि जो मैंने गलत किया है, जो मुझसे गलती हुई है या फिर मैंने पापा को बचाने के लिए किया है, मैं उसका कर्ज चुका चुकूँ, ठीक है, क्योंकि ये अनाथ हो जाएगी अगर ऐसे छोड़ दिया, तो वो उसको इसलिए लेके आई थी, ठीक है। चलो अब हम पोएम को डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो पोएम आपकी ये वाली है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये पोएम आपके जो है ना वो वाली द लास्ट बार्गेन उससे लिया गया है। आप चाहें तो इन लाइंस को पढ़ सकते हैं। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बताता हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, एक लाइन है बच्चों कि राजा हाथ में तलवार ले रखा है, तो इससे क्या तात्पर्य है, राजा के हाथ में स्वॉर्ड है यानी कि एक तलवार है, तो वो क्या दर्शाती है राजा की, ये राजा की पावर को दर्शाती है, उसके पास में शक्ति को दर्शाती है। दूसरा, व्हाट ऑफर डिड द पोएट मेक, तो पोएट ने क्या प्रस्ताव रखा, ठीक है, पोएट ने क्या प्रस्ताव रखा, उसने प्रस्ताव रखा कम एंड हायर मी, ठीक है, मेरे पास आओ और मुझे हायर कर लो, ठीक है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड पोएट वांटेड, तो पोएट को क्या चाहिए था बच्चों, पोएट क्या चाहता था, जल्दी से बताएंगे बच्चों। एक सेकेंड यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चों। क्या मिस्टेक हो गई, देखो एक चीज यहाँ पे रह गई, वो ये है, ध्यान से सुन लेना एक बार, देखो एक सेकेंड, ठीक है, हाँ एक चीज मिस्टेक हो गई। देखो जो किंग के हाथ में तलवार है ना, शॉर्ड है, वो उसकी बहुत ज्यादा पावर को दर्शाता है और उसकी वेल्थ को दर्शाता है, शक्ति को भी दर्शाता है, और उसकी वो जो होती है ना क्या बोलते हैं धन, इसको भी दर्शाता है, बहुत सारी पावर बहुत सारा धन इसको दर्शाता है, ठीक है। पोएट ने क्या ऑफर मेक किया था, कम एंड हायर मी, मेरे पास आओ और मुझे हायर करो, ठीक है। एंड व्हाट द पोएट वांटेड, तो पोएट को क्या चाहिए थे बच्चों, तो पोएट को ना काम चाहिए था और फ्रीडम भी चाहिए थी, ठीक है, काम और फ्रीडम दोनों चाहिए थे। चौथा, व्हाई वाज द पोएट नॉट हायर्ड बाय एनीवन, वो किसी से क्यों हायर्ड नहीं हुआ, राजा ने उसको धन का वो पावर का लालच दिया फिर भी उसके साथ नहीं गया, एक धनी व्यापारी ने उसको धन का लालच दिया वो फिर भी नहीं गया, एक ओल्ड मैन ने, ये तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ए वाला जो है कि ऑल ऑफ द अबव, ये जितने भी हैं हमारे, ये सही हो जाएगा। वैसे पता है क्या है, ये ना ऑप्शन नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे डी में, तभी सही होता। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, इंसान ही तो है। चलो अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। अब 11 में हमारे 3 नंबर के टोटल होने वाले हैं 4 क्वेश्चन, वैसे 5 है लेकिन हमें 4 करने हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, वाई वुड यू कंसिडर द आंट एंड द क्रिकेट टू बी फेबल, यानी कि आप चींटी और झिंगुर की दंत कथा, मतलब ये एक पोएम है, आप इसे एक दंत कथा क्यों मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द आंट एंड द क्रिकेट कंसिडर टू फेबल बिकॉज इट कन्वेज अ मोरल लेसन। ये पोएम जो है वो एक दंत कथा है, इसलिए क्योंकि ये हमें एक मोरल लेसन प्रोवाइड करती है। क्या? द स्टोरी टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड सेल्फ रिसाइलेंस। ये पोएम, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर को हमें प्लान करके रखना चाहिए, हमें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए। दिस पोएम वार्न्स अगेंस्ट लेजीनेस एंड हाईलाइट्स दैट वन शुड नॉट डिपेंड ऑन बोरोइंग फ्रॉम अदर्स बट शुड प्रिपेयर इन एडवांस फॉर डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, यानी कि क्या दर्शाती है, देखो ध्यान से सुन लो, इट वार्न्स अगेंस्ट लेजीनेस एंड लेजीनेस, यानी कि आलस को, ये बेसिकली आलस के खिलाफ ये चेतावनी देती है। एंड ये हाईलाइट करती है कि वन शुड नॉट डिपेंड ऑन बोरोइंग फ्रॉम अदर्स, यानी कि हमें किसी दूसरे पर अपनी चीज़ों के लिए, उधार के लिए हमेशा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें एडवांस में ही उसको अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, पहले से तैयारी करनी चाहिए डिफिकल्टी टाइम्स के लिए। अगला देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड स्पीकर रिफ्यूज द ऑफर्स ऑफ द किंग एंड द वेल्दी ओल्ड मैन इन द लास्ट बार्गेन। तो क्यों वो राजा के और उस धनी व्यापारी के ऑफर को ठुकरा देता है? क्योंकि द स्पीकर रिफ्यूज द किंग्स ऑफर्स बिकॉज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पावर। उसको शक्ति, पावर चाहिए ही नहीं थी जो राजा दे रहा था। क्यों? क्योंकि स्पीकर नोइंग इट वाज टेम्परेरी एंड डिड नॉट गारंटी हैप्पीनेस। उसे पता था ये टेम्परेरी पावर है और क्या गारंटी है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी। ही ऑल्सो टर्न डाउन द वेल्थी ओल्ड मैन्स ऑफर अ गोल्ड। ठीक है, एक धनी व्यापारी ने उसे सोने का लालच दिया था, बट उसने उसे भी मना कर दिया क्योंकि उससे वो एक ट्रू सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ही वाज सर्चिंग फॉर समथिंग डीपर। वो चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जो मुझे खुशी दे, गुडविल मिले और फ्रीडम मिले। तो इसीलिए वो बच्चे के साथ में गया एक तरीके से। ओके, बच्चे के साथ बार्गेन उसका पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाई वर फ्यू एनिमल्स किल्ड इन सुनामी विच एक्सप्लेनेशन सीम्स मोर कन्विंसिंग। ठीक है, तो व्हाई वर फ्यू एनिमल्स किल्ड इन सुनामी, तो जब सुनामी आई थी तो ज़्यादातर जो थे वो क्यों मारे गए थे? तो देखो इसके पीछे ना 2 एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताई जाती है कि सुनामी में ज़्यादातर एनिमल्स मारे गए थे। कौन से? सबसे पहले ना एक बिलीफ है, एक विश्वास है, क्या कि इज दैट एनिमल्स कैन सेंस ट्रिमर्स मच अर्लियर देन ह्यूमंस गिविंग देम टाइम टू स्पीक। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं ना उन्हें पहले पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है और वो मानव को और खुद को वहां से हटा देते हैं। बट सेकेंड आइडिया इज दैट एनिमल्स हैव अ स्पेशल इंस्टिंक्ट और सिक्स सेंस। ठीक है, एनिमल के पास में एक स्पेशल इंस्टिंक्ट होती है या फिर सिक्स सेंस होता है, जिससे कि कोई भी खतरा जब आता है ना तो वो उन्हें अलर्ट कर देता है। ठीक है, और उन्हें एक दूसरी जगह जाने के लिए बेसिकली डिजास्टर से पहले वहाँ से चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना जो आइडिया है सेकंड वाला, सिक्स्थ सेंस वाला, ये थोड़ा सा सही लगता है क्योंकि देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट नेचुरल डिजास्टर एंड इंस्टिंक्टिवली सीक सेफ्टी इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड। ये ठीक लगती है फिनोमिना एंड देयर सर्वाइवल इन सच इवेंट सजेस्ट दे आर नेचुरली मोर अवेयर और इन्वायरमेंटल चेंज देन ह्यूमंस। जिससे पता चलता है कि इन्वायरमेंट के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं ह्यूमंस के मुकाबले। ठीक है, ये चीज़ें। अगला देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि व्हाट इज ज्योग्राफिक लेसन डिड द पोएट लर्न व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। जब वो 10,000 की ऊंचाई पे पहुंचा जेट के साथ में, तो उसने क्या लेसन पढ़े या क्या लेसन उसे मिला? तो लिखेंगे at 10,000 feet the poet learned that human settlements are naturally shaped by geography।
ठीक है, जो ह्यूमन की सेटलमेंट से जो मानव बस्तियां हैं वो प्राकृतिक तौर पे इस पृथ्वी पे बनी हुई हैं। सिटीज आर बिल्ट अलोंग रिवर्स और इन वैलीज वेयर वाटर एंड फर्टाइल लैंड एरिया अवेलेबल। ये जितनी भी रिवर्स हैं, जो वैलीज हैं, वो पानी के आसपास, नदी के आसपास बनी हुई हैं। जितनी भी हमारी मानव बस्तियां हैं, किसके, नदी के आसपास, घाटियों के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पानी है, जमीन उपजाऊ होती है, तो इजीली ये लोग खेती वगैरह कर पाएंगे, आसानी से काम कर पाएंगे, इसीलिए, है ना। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ह्यूमन हैबिटेशन पैटर्न्स, यानी कि मानव बस्तियां कैसे बसाई जाते हैं, इसके पैटर्न को ये आज समझ पाया एट द 10,000 फीट। ओके, चलो अगला और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा है। क्या बड़ा है बच्चों, देखो थोड़ा सा इसको मैंने इसलिए इतना बड़ा करके ले रखा है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या है, देखो, स्नेक्स आर अमोंग द मोस्ट फियर्ड with wild creatures which is why people often try to kill them with stick। सांप सबसे ज्यादा डरावना है, ठीक है, और जंगली जीवों में से एक है। यही वजह है कि लोग अक्सर उन्हें देखते ही मारने की कोशिश करते हैं। while some snakes like green snakes and water snakes and harmless, it's difficult to identify them, so people prefer not to take risk। यानी कि कुछ सांप जैसे कि हरे सांप, पानी के सांप, हन सांप, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए वो जोखिम नहीं लेते, सीधा मार देते हैं। इन केस ऑफ अ स्नेक एंटरिंग द हाउस, द स्नेक चार्मर इज यूजुअली कॉल्ड टू रिमूव इट। यानी कि घर में सांप घुसने की स्थिति में उसे हटाने के लिए आमतौर पर सपेरे को बुलाया जाता है। तो इस मामले में आप अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो आइए विचार लिखते हैं। देखो क्या करना है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पूरा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बट गया बस इधर उधर। अब ये आपने देखा, अब बोलेंगे इन दिस द जोडिस फाउंड, जोडिस फादर यूज अ होम रेमेडी फॉर द स्नेक बाइट, ठीक है। जो जोडी आपका चैप्टर है ना ये वाला, जोडिस फाउंड, उसमें क्या है कि वो उसका पिता जो होता है उसके सांप जब काट देता है तो घरेलू उपचार किया जाता है उसकी बेटी के द्वारा। व्हाट शुड अ पर्सन नाउ डू इफ ही और शी इज बिटन बाय स्नेक। क्या होगा जब आप में से किसी को ये काटे, तब क्या किया जाएगा। और ऑल स्नेक्स पॉइजनस, और जब वो सारे इसके जो स्नेक्स है वो पॉइजनस हो। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर और अन्य के लोगों के हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। एक पैराग्राफ राइट करना है कि व्हाट डू इफ अ स्नेक चूज टू बाइट यू, ठीक है। क्या हो जब आपको कोई सांप काट ले तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आओ पैराग्राफ लिखेंगे यहां से, ठीक है। पैराग्राफ यहां से लिखेंगे तो क्या लिखा है, अ पॉइजनस स्नेक टेबल can be fatal within minutes, but timely first aid can save the victim's life। जहरीले सांप को काटने से कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है, लेकिन अगर हम फर्स्ट एड और टाइमली उसको उपयोग करें, मतलब जो है उसका उपचार करें, तो हम विक्टिम को बचा सकते हैं। कैसे, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज एन एंटी वेनम सीरम विच इज मेड यूजिंग स्नेक वेनम इटसेल्फ, ठीक है। एक एंटी वेनम सीरम होता है जिसको हम सांप के जहर से ही बनाते हैं। If I were ever bitten by poisonous snake, my first step would be to tie a band tightly above the bite to slow the spread of venom। यानी कि जैसे मुझे कोई काटेगा ना सांप वाप, तो मैं अपनी उसी जगह को इतनी तेजी से बांध लूंगा कि वहां से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और जो वेनम का स्प्रेडेशन है, जो बढ़ना है, खून में फैलना, वो भी रुक जाएगा। Then I would carefully make a small cut near the wound and try to remove some of the poisoned blood। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा ना कुछ ब्लेड लूंगा और उसको हल्का सा ना एक छोटा सा एक वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं, चीरा टाइप में, ठीक है। एक छोटा कट लगाऊंगा जिससे कि जो ब्लड है वो निकले और जो स्नेक का वेनम वो निकले। विदाउट वेस्टिंग टाइम, कुछ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, आई वुड रश टू द हॉस्पिटल फॉर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, और बिना देरी करते हुए मैं सीधा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकलूंगा। आई वुड स्टे अलर्ट, और मैं एकदम अलर्ट रहूंगा। नॉट स्लीप, अगर क्योंकि सो गए तो डेफिनेटली ये डेंजर में डाल देगा, अगर नहीं सोएंगे तो हमारे लिए सेफ रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनली बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं और आपका ये वाला भी हो गया। बच्चों इससे पहले का जो हमारा पेपर था, ठीक है, दूसरा वाला पेपर, इसमें भी आप देखेंगे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह समझा रखे हैं, एमसीक्यूज भी समझा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। देखो ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखे हैं। बच्चों अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे फिर से कहता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलकर
आज के इस एपिसोड के अंदर 8वीं क्लास का आपका इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी के लिए एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए, सैंपल पेपर कह लीजिए, वो सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आशा करता हूं बच्चों कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी जो भी आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं, इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, एग्जाम की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सिलेबस का जो रिवीजन है, अच्छे से यहाँ पे हो गया होगा, है ना। अब ना एक बार सारे बच्चे आप लोग ना मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है, इससे कितनी हेल्प आपको मिल रही है, ताकि हमें भी पता चल जाए भाई कि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये वाकई में रंग ला रही है कि नहीं। जल्दी से बताओ कमेंट में। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको लाइक का टारगेट दिया 1.5K का, 1,50,000 का। तो फटाफट से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर देना दोस्तों में। और ये रही इंस्टाग्राम की आईडी, आप चाहो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, और हाँ बच्चों देखो, अभी हम लोग ना लाइव आएंगे। ठीक है, लाइव आकर कम से कम 4 से लेकर के 5 और सैंपल पेपर को हम बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। ठीक है ना, तो सारे बच्चे लाइव सेशन के लिए रेडी हो जाओ। आई बटन के अंदर आपको सैंपल पेपर की यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हर एक वीडियो मिलेगी सैंपल पेपर की। अगर कोई मिस हो जाए तो वहां से देख लेना। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।